Hi student, I am Santosh Vishwakarma. Today I will start class 12th chemistry unit 8 D and F block element. Or this is a part 4 of transition metal. Today my topic is metallic character. तो मेटेलिक कैरेक्टर में हम पढ़ेंगे ये कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, ऑल डी ब्लॉक एंड आर मेटल, सब के सब डी ब्लॉक के एलिमेंट क्या होते हैं, मेटल होते हैं, सब मेटल होते हैं। और मेटल होने की वजह से अगर ये मेटल है तो इनके बीच, मेटल्स के बीच में मेटेलिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, मेटेलिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और मेटेलिक बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों होता है? और ये मेटेलिक बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं ये मेटेलिक बॉन्ड। इसलिए होते हैं कि क्योंकि ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, न्यूक्लियर चार्ज लिख सकते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, और and presence of बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और बैलेंस इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस से और क्या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से सारे मेटल्स मेटेलिक बॉन्ड शो करते हैं। और इनकी मेटेलिक बॉन्ड क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। लेकिन जैसे ही हम सीरीज में, किसी भी सीरीज में, डी ब्लॉक के किसी भी सीरीज में, मान लीजिए 3D सीरीज है, अगर 3D सीरीज में हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, डिक्रीज होती है। यानी कि मेटेलिक प्रॉपर्टीज विल बी डिक्रीज होती है। क्यों होती है? क्योंकि जैसे हम लेफ़्ट टू राइट आते हैं तो डी जो सबसेल होता है, 3D सबसेल होता है, ये धीरे धीरे फुलफिल होने लग जाता है। और लास्ट तक आते आते ये 3D में 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, जो फुलफिल हो जाता है। जब ये इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो जाएंगे, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेंगे, तो इसकी यानी कि जब सब के सब पेयर हो जाएंगे, यानी कि पूरा डी ऑर्बिटल भर गया है, फुलफिल हो गया है, तो इसकी वजह से मेटेलिक कैरेक्टर क्या होती है, लेफ्ट टू राइट चलते हैं किसी सीरीज में तो डिक्रीज कर जाती है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है। जितनी भी बातें हमने बताया वो सब है, लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं वो डिक्रीज कर जाते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर उनका। जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं सब मेटेलिक इन नेचर होते हैं। और इसमें नेक्स्ट है कि मेटेलिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ड्यू टू ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड लार्ज नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसकी वजह से ये होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेटेलिक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स से देख लेंगे, ये मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स में देख लेते हैं कि डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स है या डी ब्लॉक मेटल है, और मेटल की मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हायर होती है। आप हमेशा ही तो जानते ही होंगे, कोई भी मेटल होगा उसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, हायर होती है। तो यहाँ पे हम डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं या ट्रांजिशन एलिमेंट पढ़ रहे हैं, तो ट्रांजिशन एलिमेंट या डी ब्लॉक एलिमेंट जितने भी होते हैं इन सब के सब मेटल हैं, और मेटल होने की वजह से इनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाती है इनकी, इन कंपेरिजन टू किसके, अदर मेटल्स। अदर मेटल मतलब अदर मेटल कहाँ है, एक ग्रुप फर्स्ट में है, एक ग्रुप सेकेंड में है। ग्रुप फर्स्ट यानी कि दोनों एस ब्लॉक के मेंबर हैं। एल्कली मेटल, इसको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, यानी कि ग्रुप फर्स्ट ग्रुप सेकेंड में सबके सब मेटल हैं। और ये भी मेटल है तो इनकी भी मेटेलिक मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है। लेकिन डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक का अगर कंपेयर करें डी ब्लॉक से एस ब्लॉक को, तो डी ब्लॉक और एस ब्लॉक दोनों में मेटल हैं, तो डी ब्लॉक की मेटेलिक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकेंड। अब रीजन पूछेंगे ऐसा क्यों होता है। अब यहाँ पर आते हैं तो ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकेंड में डी ऑर्बिटल बहुत कम होते हैं, लेकिन यहाँ पे डी ऑर्बिटल में, चाहे डी ब्लॉक में डी ऑर्बिटल पार्शियली फुलफिल्ड होते हैं। जब पार्शियल फुलफिल्ड होंगे तो क्या होगा कि इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। ट्रांजिशन मेटल हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू स्ट्रांग मेटेलिक बॉन्ड। और एक बात और होती है कि इनकी स्ट्रांग मेटेलिक बॉन्ड होती है एंड प्रेजेंस ऑफ पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन देम। उन्हें पार्शियली मतलब थोड़ा थोड़ा डी ऑर्बिटल यहाँ पे भरना भी स्टार्ट हो जाता है और कहीं कहीं बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जैसे हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं,
तो मेल्टिंग पॉइंट MP एंड BP यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ये डिक्रीज कर जाती है। क्यों डिक्रीज कर जाती है? क्योंकि 3D इलेक्ट्रॉन्स कम्प्लीटली फुलफिल हो जाते हैं। जब 3D इलेक्ट्रॉन्स कम्प्लीटली फुलफिल हो जाएंगे तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी? डिक्रीज कर जाएगी। जहाँ पे अगर डी में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहा तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगी, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेल्टिंग पॉइंट कम, बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगी। लेकिन अगर पेयर्ड में सब आ जाएंगे डी इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाएगी। इसलिए हम बोल सकते हैं कि 3D में बात करें तो जिंक आता है, 4D में बात करें तो कैडमियम आता है, और 5D में बात करें तो मर्करी आता है। इस केस में देखा जाए तो ये 3D 10 होता है, 4s2 होता है, यहाँ पे देखा जाए तो 4D 10 होता है एंड 5s2 होता है। यहाँ पे देखा जाए तो 5D 10 होता है एंड 6s2 होता है। तो यहाँ पे देखेंगे सारे के सारे d ऑर्बिटल कम्प्लीटली फुलफिल हैं। तो d ऑर्बिटल कम्प्लीटली फुलफिल हैं तो जिंक, कैडमियम, मर्करी की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी? लो होगी। तो देखिए यहाँ पे ऐसे ही फेस किया गया है। जिंक, मर्करी एंड कैडमियम हैव फुली फिल्ड d ऑर्बिटल, देयरफॉर दे शो लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। लेफ्ट टू राइट भी चलने पे क्या होता है? मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पहले तो इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा और इंक्रीज करेगा, उसके बाद क्या होगा? ये डिक्रीज कर जाएगा। जैसे स्कैंडियम से स्टार्ट करेंगे, स्कैंडियम से आएंगे तो डी ऑर्बिटल धीरे धीरे भरना स्टार्ट करेंगे और जिंक तक आते जाते डी ऑर्बिटल कंप्लीट भर जाते हैं। तो क्या होगा? पहले ट्रांजिशन एलिमेंट का जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होती है फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट का, वो क्या होता है? इंक्रीज करता है, उसके बाद डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाता है अगर ग्रुप में हम चलते हैं तो, या सीरीज में चलते हैं तो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। नाम होगा इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, दो तरह की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। एक करते हैं पैरामैग्नेटिक और एक शो करते हैं डाया मैग्नेटिक। ये दो तरह के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में शो होती है। पैरामैग्नेटिक मतलब यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। जब ऑर्बिटल में लास्ट ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसको हम पैरामैग्नेटिक बोलते हैं, और जब वही पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे ऑर्बिटल्स के अंदर तो उसको हम बोलेंगे डायामैग्नेटिक। अब इसी से हम एक और चीज़ कंपेयर कर सकते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से ही कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वही कलर शो करेंगे, और जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे जहाँ पे जिस मेटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कलर शो नहीं करेंगे, अनपेयर्ड वाले सब के सब कलर शो करेंगे। क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि इनकी ये एनर्जी लेते हैं और अपनी एनर्जी लेने के बाद ये एक्साइटेड हो जाते हैं, एक्साइट होकर ये अपने से हाई ऑर्बिटल में जंप कर जाते हैं। हाई ऑर्बिटल में जंप करने के बाद जब वो लोअर ऑर्बिटल में फिर दोबारा वापस आते हैं तो विजुअल रीजन ऑफ फोटॉन क्रिएट करते हैं, विजुअल रीजन का, जिसकी वजह से वो सब्सटेंस हमें या वो मेटल हमें क्या करता है? कलरफुल दिखाई देता है। लेकिन जब वही पेयर्ड में हो, पेयर्ड मतलब जिंक, कैडमियम, मर्करी, ये सब के सब पेयर्ड हैं, देख रहे हैं, तो ये क्या होते हैं? ऐसा जिंक में ही लेते हैं, हम 3D में ही पढ़ रहे हैं अभी। तो जिंक यहाँ पे कलर शो नहीं करेगा, जिंक वाइट कलर का ही होगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। और 3D सीरीज में हो जाएंगे तो जिंक को छोड़ के जितने भी इधर आएंगे लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, राइट से जैसे लेफ्ट से राइट चलते हैं, लेफ्ट से राइट चलते हैं, तो यहाँ पे जिंक है, यहाँ से स्कैंडियम स्टार्ट होता है। तो जिंक को छोड़ के जितने भी होंगे सबके सब कलर शो करेंगे, लेकिन जिंक आपका कलर शो नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को हम ऐसे भी हम इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। इसका नाम है मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है n इंटू n+2 ये होती है, यानी कि ये इसकी यूनिट होती है bm। bm का मतलब होता है बोर मैग्नेटॉन, इसका मतलब होता है बोर मैग्नेटॉन। n इक्वल टू होती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मान लेते हैं किसी इसका मैग्नेटिक मोमेंट जिसका जितना ज़्यादा आता है उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उतनी ही ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर मान लेते हैं कि पूछा जाए कि मैग्नीज आयन की मैग्नेटिक मोमेंट आप कैलकुलेट करिए, तो मैग्नीज आयन जानते हैं मैग्नीज +2 आयन बनाता है। तो मैग्नीज में क्या होता है, क्या
27 यानी कि 3d7 एंड 4s2 होता है। तो 2 आयन बनाया है यानी कि 2 क्या करेंगे, 2 यहाँ से खत्म कर देंगे, तभी तो 2 प्लस यानी कि यहाँ पे तो 25 हो गया ना, यहाँ पे 2 की यहाँ से कम कर देते, ये हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे अगर डी ऑर्बिटल देखें तो डी ऑर्बिटल टोटल कितने, डी ऑर्बिटल में 5 होते हैं टोटल, 1 2 3 4 5। तो एक एक इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए 4 एंड 5, ये 6, ये 7। तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो एन की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 3 और फिर यहाँ पे रखेंगे एन की वैल्यू 3, इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे तो ये पॉइंट में आएंगे। तो म्यू की वैल्यू आपकी पॉइंट में आ जाती है। अगर इस मेटल का कंपेयर किसी दूसरे मेटल से कराया जाए तो उसके में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा है, और जिसका ज़्यादा होगा उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी। जैसे कि यहाँ पे नीचे आपको दिया भी गया है, देखिएगा। Transition element contain unpaired electron in their n-1d subshell, therefore these are paramagnetic. Some metals show diamagnetic properties. कौन कौन से मेटल हैं, इसे नाम दिया गया है स्कैंडियम। स्कैंडियम का अगर लिखे हैं, स्कैंडियम का होता है 3d14s2, यानी कि इसके पहले के सारे ऑर्बिटल फुलफिल हैं। हम आउटर से लिखें तो 2 यहाँ से, एक यहाँ से हमेशा आप निकाल लेंगे तो पूरा यानी कि +3 जब में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये पूरा इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, उस समय ये पैरामैग्नेटिक शो करेगा, ऐसा ही डायमैग्नेटिक शो करेगा, यानी कि पूरे पेयर हो जाएंगे। टाइटेनियम की बात करें तो ये होता है 23, तो 23 होता है, तो इसको लिखते हैं 3d2 3d3 एंड 4s2 होता है। सर ये 22 होता है टाइटेनियम का, ये 3d2 हो जाता है। तो यहाँ से अगर ये दोनों, ये +4 आखिर डिस्टेंस शो करता है हायर, तो यहाँ से दोनों हम क्या करें, 2 को बाहर निकाल लें तो इसके पहले वाले सब पेयर में है, आप जानते ही हैं, तो यानी कि ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। कापर 29 शो करता है, 29 के लिए हम एक्सेप्शन कॉन्फिगरेशन लिखते हैं स्टेबल वाले 3d10 एंड 4s1, यानी कि जब 1 निकल जाएगा तो 3d10 तो कंप्लीट फुलफिल है, तो इसमें +1 ये शो कर रहा है, यानी कि डायमैग्नेटिक। तो कापर +1 होगा तो डायमैग्नेटिक शो करेगा। जिंक अभी पढ़े हैं, जिंक के लिए हम लिखते हैं क्या, 3d10 एंड 4s2 लिखते हैं। जिंक के लिए लिखते हैं 3d10 एंड 4s2, और 3d10 एंड 4s2 लिखेंगे तो क्या होगा कि अगर यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो 3d कंप्लीट फुलफिल हो जाता है, यानी कि ये भी क्या होगा कि डायमैग्नेटिक शो करेगा। तो जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं सब के सब पैरामैग्नेटिक ही नहीं होते हैं, डायमैग्नेटिक भी होते हैं। डायमैग्नेटिक कब होंगे, उनके आयंस होंगे, उनके आयंस ही डायमैग्नेटिक होते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे ये आप मैग्नेटिक मोमेंट देख लेंगे, जो मैंने बताया वही है। इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपके बुक में, एग्जाम्पल में, इंडेक्स में, एक्सरसाइज में। इससे 2-3 क्वेश्चन हैं, आप क्वेश्चन देखिएगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज निकालने के लिए बोर मैग्नेटान इसका यूनिट होती है मैग्नेटिक मोमेंट की, ये आप निकाल सकते हैं यहाँ से। अब कलर फॉर्मेशन में यहाँ प्लेस में लिखा है, अभी जो कलर फॉर्मेशन अभी हमने आपको बताया वही चीज़ है कि ट्रांजिशन एलिमेंट हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, सही है, कलर नहीं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स या बहुत सारे मेटल, नॉन मेटल्स, ये जितने भी होते हैं ये सब मिलके एक कंपाउंड बनाए, और वो कंपाउंड बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो तो उसी को कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बोला जाता है। तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में डी ब्लॉक एलिमेंट ही क्या होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट ही कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। जिससे कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करना हो तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, K4FeCN यहाँ पे 6, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है। एक और एग्जांपल लेता हूँ, निकिल कार्बोनिल टेट्राक्लोराइड्स, ये यहाँ पे इसका नाम अलग है, लेकिन हम इसका नाम ऐसे भी दे सकते हैं, टेट्रा कार्बोनिल निकिल, इसका ऐसे भी नाम दिया जाता है। आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे इसको क्यों दिया जाता है, आप वहाँ पर समझेंगे। तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है, यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि हैविंग हाई चार्ज, इनके पास हाई चार्ज होती है मेटल का, यानी कि प्लस चार्ज इनके पास ज़्यादा होते हैं, और डी ऑर्बिटल इनके पास होते हैं। डी ऑर्बिटल होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन, कोई भी आता है, कोई भी एलिमेंट आता है तो अपना इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल को डोनेट कर देता है, और डी ऑर्बिटल को डोनेट करने का मतलब जो जिस मेटल का डी ऑर्बिटल होगा वो उस एलिमेंट से बॉन्डेड हो जाएगा। अब बॉन्डेड होने की वजह से ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बनाएगा या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा। इसके बाद कलर है।
कलर में देखें, कलर में भी बता देते हैं कि ये जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट है मोस्टली ट्रांजिशन एलिमेंट ये या उनके कंपाउंड्स ये कलर शो करते हैं, ये कलर शो करते हैं। कलर वाली प्रॉपर्टी हो गई, लेकिन यहाँ पे कैटलिस्ट लिखा है तो कलर भी जो कलर हमने बताया वही कलर वाली चीज़ है। यहाँ पे सॉरी फॉर मिस्टेक, कैटलिस्ट प्रॉपर्टीज है। तो कैटलिस्ट में होते हैं कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ये कैटलिस्ट प्रॉपर्टीज शो करते हैं। कैटलिस्ट प्रॉपर्टी और उनके कंपाउंड भी कैटलिस्ट प्रॉपर्टी शो करते हैं। कैटलिस्ट का मतलब यही होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। अभी आपने बहुत सारे कैटलिस्ट का नाम सुना होगा, जैसे वैलेडियम पेंटाऑक्साइड, ये भी कैटलिस्ट है। यहाँ पे कहाँ देखा है, क्योंकि जब SO2 को SO3 में कन्वर्ट करते हैं तो ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है, SO3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आयरन देखे होंगे, निकिल देखे होंगे, प्लेटिनम देखे होंगे, ऐसे कोबाल्ट देखे होंगे, मोलिब्डेनम देखे होंगे, ऐसे जितने भी ये सब डी ब्लॉक के ही एलिमेंट हैं। और यही सब क्या होते हैं कि कैटलिस्ट का रोल अदा करते हैं, रोल प्ले करते हैं कैटलिस्ट का किसी भी केमिकल रिएक्शन में। ये सब इनका काम होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना। ये होता क्यों है, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी हाई होती है। रिएक्टिविटी हाई क्यों होगी, क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल है। डी ऑर्बिटल होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी हाई होगी और उसके बाद इनका सरफेस एरिया क्या होती है, लार्ज होता है, जैसे कि यहाँ पे सारी की सारी लिखा हुआ है। ये आप देख लेंगे। इसके बाद से हम अगला पेज पे चल। देखिए एक कलर है, कलर हमने बता दिया, वही जो बताया वही है। और एलॉय फार्मेशन क्या होते हैं कि बहुत सारे मेटल्स आपस में मिक्स करके एक हार्ड मेटल बनाया जाता है, तो उसी को एलॉय बोलते हैं। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं और इनका यूज़ करके उनसे भी ज़्यादा हार्ड हम हार्ड एलॉय फार्मेशन कर सकते हैं। तो ये हार्डनेस के डी ब्लॉक एलिमेंट बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इनका यूज हम एलॉय फार्मेशन में करते हैं। जैसे कि स्टेनलेस स्टील का नाम सुना होगा, वो भी आपका एलॉय है, डी ब्लॉक के एलिमेंट ही वहाँ पे होते हैं। ब्रास जो होता है, ब्रास भी क्या है आपका एलॉय है, ब्रॉन्ज भी क्या है एलॉय है, ये सब एलॉय हैं। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा एलॉय हैं। इंटरस्टेटियल कंपाउंड में आप जानते हैं कि जो क्रिस्टल होते हैं, जो भी क्रिस्टल होते हैं, आप सॉलिड स्टेट में पढ़े होंगे। तो मान लीजिए क्रिस्टल के ये एटम्स हैं, ये क्रिस्टल के पार्टिकल कर सकते हैं या एटम्स कर सकते हैं, ये एटम्स होते हैं। तो क्या होता है कि जब कोई स्मॉलर साइज का एटम क्या हो जाए कि आ जाए इनके कहाँ पे, इनके इंटरस्टेटियल साइड पे, यानी कि कौन सा इंटरस्टेटियल होगा, जैसे मान लीजिए ये है, तो इनके बीच में जो ये गैप है ना, इसी को हम इंटरस्टेटियल साइड बोलते हैं, या इसको हम वैकेंट भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसको इंटरस्टेटियल साइड बोल रहे हैं। आप सॉलिड स्टेट में इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ें, आप उसको वहाँ पे देख सकते हैं। तो जो भी डी ब्लॉक का जो क्रिस्टल्स होते हैं, डी ब्लॉक का जो भी लैटिस क्रिस्टल होता है या क्रिस्टल लैटिस होते हैं, डी ब्लॉक के मेटल जो क्रिस्टल बनाते हैं, उनके बीच में ऐसे इंटरस्टेटियल साइट होते हैं। उस इंटरस्टेटियल साइट में क्या होता है कि इम्प्योरिटी के फॉर्म में स्मॉलर साइज ऑफ हाइड्रोजन, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, जो कि स्मॉलर साइज करते हैं, वो आके इसके इंटरस्टेटियल साइट पे ऑक्यूपाई कर जाते हैं, इंटरस्टेटियल साइट पे आके रुक जाते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होती है कि उस क्रिस्टल की सारी कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, हीट कंडक्टिविटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। तो इसी को हम बोलते हैं इंटरस्टेटियल कंपाउंड्स। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो। आपका ये डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एफ ऑर्बिटल यानी कि एफ ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो।